हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर होने वाला है फोर्थ सेमेस्टर का, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, या आप अन्य किसी अगर सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का अगर आपका पेपर होता है तो सिलेबस सेम रहता है, आप देख लेना। तो क्या होगा, उससे संबंधित जितने भी अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं आपके यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर को, वो मैं आपके पूरे के पूरे कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। अकेले अकेले मत पढ़ा करो, अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर कर दिया करो। साथ के साथ जैसे लाइक करोगे, कमेंट बॉक्स होता है ना, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। उससे क्या होता है, और ज़्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड होता है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? तो भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसके उदय के कारण क्या थे? राष्ट्रवाद मैं बताता हूँ। भारत के अंदर जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारत के अंदर जो लोगों में जो राष्ट्रवाद की भावना, अपने देश के प्रति जो प्रेम है, वो क्यों ऊपर उठता है कि हमें इन अंग्रेजों से मुक्ति पानी है और अब हमें खुद इस देश पर राज करना है। उसका उदय होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? तो देखो इसके पीछे दो प्रमुख कारण रहे। पहला प्रमुख कारण था कि अंग्रेजों की नीतियां। तो अंग्रेज क्या करते थे, भारत पे शोषणकारी नीतियां हैं वो लागू करते थे। हर तीसरे दिन कोई ना कोई नया अधिनियम, नया नियम लेके आते थे, जिसमें क्या होता था, भारतीयों को शोषण करते थे। फिर अगले वाला क्या, भारत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रयास किया कि भारतीय लोगों को अब धीरे धीरे आधुनिक किया जाए। तो उन्होंने आधुनिक शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास किया। तो लोग क्या हुए, लोगों के जो अब कोई भी बदलाव होता है हम जल्दी से उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो चीज़ तो अच्छी थी लेकिन उस समय के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं करना चाहा। तो उससे क्या हुआ, लोगों की जो मानसिकता, जैसे आधुनिक शिक्षा हो गई, सती प्रथा हो गई, या महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित जो प्रयास किए वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए। समाज में जो बदलाव कर रहे थे, सांस्कृतिक बदलाव कर रहे थे, तो इससे भी लोग परेशान थे। अलग से उनकी शोषणकारी नीतियाँ तो थी जिससे वो और ज़्यादा परेशान थे। साथ के साथ भारतीय जो प्रेस है या भारतीय लोग हैं, उन्होंने के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा था। तो भारतीय जो जितने भी लोग थे वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, वो अपने खुद की किताब निकालते थे या खुद की क्या करते, समाचार पत्र निकालते थे और उसमें अंग्रेजों के द्वारा जो गलत नीतियों का उपयोग किया जा रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। समझ में आ गया? तो भारतीय जो प्रेस थी, भारतीय जो समाचार प्रणाली थी, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, लोग जागरूक होते जा रहे थे। और सबसे बड़ा जो कारण रहा वो रहा 1857 की क्रांति है और विद्रोह है। उसके बाद में लोगों में ये पहली बार उम्मीद जागी कि हम भी आंदोलन कर सकते हैं, हम भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं और उन्हें टाइम आ गया है कि हम उन्हें देश से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तो सबसे मुख्य कारण जिसने भारत को स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और दशा दी वो था 1857 की क्रांति। माना कि ये क्रांति सफल नहीं हो पाई लेकिन इसने वो उम्मीद दी जिससे हम भारत देश आज आज़ाद हुआ। जो आज आप देखते हो आज़ाद देश को, वो इस 1857 की क्रांति के पीछे कारण था। तो ये कुछ कारण थे, मुख्य पॉइंट थे। उनकी शोषणकारी नीतियाँ, आधुनिक शिक्षा व सांस्कृतिक बदलाव करना और संचार साधनों का क्या होना, विकास होना, और 1857 की क्रांति। अगले वाला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? तो आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में किसके द्वारा, एच.एम. ह्यूम के द्वारा की गई। ये प्रोफेसर थे, इनके द्वारा की गई थी। इनका उद्देश्य क्या था, भारतीय राजनीतिक चेतना को जागृत करना। मतलब भारतीय लोगों के अंदर जो देशभक्ति है, सामाजिकता है, उसको क्या करना, जागरूक करना। और ब्रिटिश जो सरकार है जो बार बार हुकूमत कर रही है और लोगों का शोषण कर रही है, उनकी जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाना। मतलब भारतीय जितने भी जो नेता थे या भारतीय जितने भी जो आंदोलनकारी थे वो क्या थे, बटे हुए थे। कांग्रेस ने क्या किया, उन्हें एक छत के नीचे लाने का कार्य किया कि सारे लोग एक साथ वहाँ पर इकट्ठे होते थे और अपने विचार रखते थे। भाई 10 कोई इंसान, एक समझो कोई धाराएं हैं, कोई नदी का नाले हैं, 10 नाले अलग अलग जाएं और सारे के सारे नाले एक जगह मिल जाए तो क्या होता है, एक नदी का स्वरूप हो जाता है। तो यही है, सभी आंदोलनकारियों को इन्होंने एक छत के नीचे लाने का कार्य किसने किया, कांग्रेस ने किया। और ये कब होती थी, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1885 में एच.एम. ह्यूम में के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता है 1806 में कहाँ पर हुई थी, ढाका में हुई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि किन्होंने इनकी स्थापना की थी, मुस्लिम लीग की। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। उनका उद्देश्य क्या था, मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। तो क्या था, आपको पता है
जो आपकी जो 85 में इसकी स्थापना तो हो गई थी भारतीय कांग्रेस की। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय कांग्रेस को काउंटर करने के लिए क्या क्या मुस्लिमों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि आप भी क्या कीजिए, एक मुस्लिम लीग की स्थापना कर दीजिए। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा, है ना। और अंग्रेज़ों ने इनको बनाया था कि जो मुस्लिमों की जो अधिकार है उनकी रक्षा हो सके, और साथ के साथ अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी, मतलब ये लोग दिख सके कि हम अंग्रेज़ों के साथ हैं। ये कांग्रेस या जो आंदोलनकारी हैं ये हो सकता है कि आपके विरोध में, लेकिन हम तो आपके साथ में हैं। तो ये जो मुस्लिम लीग है उसका स्थापना का प्रमुख उद्देश्य रहा। अगले वाला प्रश्न है मॉडरेट्स, नरमपंथियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो मॉडरेट्स कौन होते थे। तो देखो मॉडरेट्स नरमपंथी कौन होते थे, ऐसे समझ लो जो जिनका व्यवहार नरम हो। तो नरम आदमी जिसका व्यवहार होगा वो कैसा कैसा व्यवहार करेगा, कोई भी उसको बात मनानी होगी तो वो क्या करेगा, प्रेम से चीज़ों को समझाएगा, है ना, याचना करेगा, या फिर प्रेम मतलब पत्र वगैरह के माध्यम से, संवैधानिक सुधारों के माध्यम से चीज़ों को सुधारने का प्रयास करेगा। अगर अपन पॉलिटिक्स राजनीति की बात करें तो समझ में आ गया। तो ऐसे ही लोग नरमपंथी थे जो क्या करते थे, अंग्रेजों को क्या मानते थे कि भाई अंग्रेज हैं, ये समझदार है, खुद से अपने अंदर बदलाव कर लेंगे। तो ये था नरमपंथी नेता थे। ये क्या करते थे, संवैधानिक सुधार, प्रार्थनाओं और याचनाओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन उसमें सुधार लाने का बात करते थे। जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके दो प्रमुख नेता हुए हैं। अच्छे से याद कर लेना, दोनों के नाम पर आ सकता है कि दो नरमपंथियों के उदाहरण के नाम बताइए। तो जो मैंने प्रश्न बता रहा हूँ इनसे बाहर आपको नहीं आएगा लगभग। गर्मपंथी एक्सट्रीमिस्ट का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या था। तो जो गर्मपंथी नेता होते थे, एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, उनका स्वराज को अधिकार मानते थे। इनकी सीधी सीधी बात यही थी, ये क्या थे, थोड़े जवान नेता थे। इनका क्या था कि ये अंग्रेज होते कौन है हमारे देश पे राज करने वाले, हम इस देश में पैदा हुए हैं, हमारा इस देश पे अधिकार है। समझ में आ गया, हमें स्वदेश, हमें अपने देश पर, हमें खुद को, भारतीयों को राज करना चाहिए। अंग्रेजों से हमें, अंग्रेज होते कौन है जो हम पर नीतियां लागू कर रहे हैं। तो ये किसके माध्यम से बदलाव चाहते थे, ये सीधी क्रांति करने की बात करते थे, सीधी अंग्रेजों से आर पार की लड़ाई बात करते थे, हिंसा के माध्यम से लड़ाई को, युद्ध जो आंदोलन है या संवैधानिक या जो नीतियों में, अंग्रेजों की नीतियों में बदलाव की बात करते थे। समझ में आ गया। तो स्वराज का अधिकार मानते थे। आंदोलन हो गए, बहिष्कार हो गए, स्वदेशी जैसे उपायों को अंग्रेजों को विरोध करते थे। किसके माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, बहिष्कारों के माध्यम से, और जो स्वदेशी जैसे उपाय हैं उनके माध्यम से करते थे। इनके प्रमुख नेता कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। अच्छे से याद कर लेना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और राजा राय विपिन चंद्र पाल। तो हो सकता है आपको ये प्रश्न ऐसे आ जाए, उदाहरण भी पूछ ले, तो उदाहरण भी मैंने साथ के साथ इसमें डाल रखे हैं आपके सामने। अगले वाला प्रश्न, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में क्या बदलाव आया। तो देखो गांधी जी का क्या एक अलग ओरा था कि, तो इनके अंदर क्या था अलग गांधी जी के अंदर। तो ये जब आए, जब से इन्होंने भारत के अंदर आंदोलन करने शुरू किए, इनके साथ जनता जुड़ती चली गई। इनकी व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, जो लोग इनके खिलाफ, जो इनके विरोधी होते थे, वो आगे जाकर वही लोग जब इनसे मिलते थे तो वही लोग इनके क्या हो जाते थे, इनके प्रशंसक हो जाते थे। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो इनसे बिल्कुल खुश नहीं रहते थे, लेकिन जैसे खेड़ा आंदोलन के बाद में ये मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर उसके बाद वो इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि गांधी जी की वो अपना, गांधी जी की हर बात मानते थे। तो यही फर्क होता है, यही फर्क था गांधी जी की जो व्यक्तित्व था उसके अंदर। तो और साथ के साथ भीड़ को इकट्ठा करने की एक अद्भुत कला भी गांधी जी के अंदर थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से अहिंसा और असहयोग जैसे आंदोलन से, जन आंदोलन से अपनी शुरुआत की आंदोलनों की। तो सबसे पहला जो सत्याग्रह मतलब हमें सत्य के माध्यम से क्या करना है, आंदोलन करना है, हिंसा नहीं करनी है। और असहयोग, जो अंग्रेज है उनका सहयोग नहीं करना है, किसी भी प्रकार का हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, अहिंसा के माध्यम से हम ये लड़ाई जीतेंगे। और इन्होंने इन माध्यम से, देखो पूरी दुनिया में सिर्फ आंदोलन करने का एक ही तरीका माना जाता था, वो क्या था, हिंसा के माध्यम से हम आंदोलन, अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। गांधी जी ने दुनिया को एक नया आंदोलन करने का तरीका दिया था, वो क्या था, अहिंसा के द्वारा आंदोलन करना, कि भाई हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे और अहिंसा से ही अपनी बात रखेंगे। समझ में आ गया। जिससे क्या, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो जन जन तक पहुंचा, और इससे किसान, श्रमिकों और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी। अब देखो हिंसा होती है ना, तो क्या होती है, सामने वाले व्यक्ति को एक कारण मिल जाता है कि वो क्या कर सके, वो आपके साथ भी हिंसा कर सके। अब कोई इंसान हिंसा कर नहीं रहा है और बात पहुंचा रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों का जुड़ाव भी होता है, और सामने वाले को कोई कारण नहीं मिलता है कि वो आपका विरोध कर सके। समझ में आ गया। तो इसीलिए गांधी जी अपने जो उनके आंदोलन थे वो इतने ज़्यादा सफल हुआ करते थे।
महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? तो आपको पता है सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा वो कब शुरू किया गया था? 1917 में बिहार के चंपारण में शुरू किया गया था। तो ये तो पहला था, लेकिन उनके द्वारा उनके जितने भी आंदोलन थे सारे के सारे अच्छे से याद कर लेना। असहयोग आंदोलन, सविनय विनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सबकी डेट अच्छे से याद कर लेना। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक पूछा जा सकता है आपको। अगले वाला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्वैध शासन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्वैध शासन, पता नहीं कितनी बार प्रश्न आया, इस बार भी आ सकता है। क्या होता है? तो द्वैध शासन है ना, 1919 का जो आपका जो अधिनियम आया था उसको द्वैध शासन कहाँ पर लगाया था? प्रांतियों पर, छोटे छोटे प्रांत होते थे ना, राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, उनके ऊपर द्वैध शासन लगा था। इसमें क्या था? दो भागों में बांट दिया गया था। पहला था क्या था? आरक्षित, गवर्नर के अधीन आती थी सारी चीज़ें, मतलब जैसे सैन्य हो गए, वित्त विभाग हो गया, कुछ विभाग थे, सेना हो गए, वित्त हो गया, आपका न्याय हो गया, ये सब विभाग किसके अंतर्गत आते थे? गवर्नर के अंतर्गत आते थे। मतलब उन पे फैसला लेने का अधिकार किसको होता था? गवर्नर को होता था। उन्हें क्या बोलते थे? आरक्षित अधिकार के नाम से जाना जाता था। अगला क्या था? स्थानांतरित, मतलब उनको किस नाम से जाना जाता था? जनप्रतिनिधियों के अंतर्गत, मतलब जो जनप्रतिनिधि प्रांतीय से चुनकर आते थे, निर्वाचित होकर तो नहीं आते थे, मनोनीत होकर आते थे, कुछ लोग निर्वाचित होकर भी आते थे, तो उनको यह अधिकार था कि वो उन पे फैसला ले सकते थे। समझ में आ गया? कृषि वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों पर इससे जनता का सीमित प्रशासनिक भागीदारी मिलती है। तो इससे क्या हुआ? जो जनता है उसको कुछ सीमित, कुछ जो प्रशासनिक भागीदारी में भाग देखने को मिला। अगले वाला प्रश्न, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? तो असहयोग आंदोलन है उसकी क्यों शुरुआत की गई? तो 1920 में जलियांवाला नरसंहार होता है, और उसके बाद में जो रोलेट एक्ट के विरोध जो होना शुरू होता है, उसके बाद में जो महात्मा गांधी उन्होंने 1921 के अंदर आपको जो असहयोग आंदोलन उसकी शुरुआत कर देते हैं। लेकिन और इस जो ये आंदोलन हुआ इसमें पहली बार स्वराज को भारत में स्वराज प्राप्त करने की बात की थी। समझ में आ गया? अब आपको बता देना है कि जो असहयोग आंदोलन है उसको रद्द कब किया गया, उसको कैंसिल कब किया गया। तो चौरा चौरी कांड के बाद में किया गया था, डेट आपको बतानी है। अगले वाला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन है कब शुरू किया गया था? 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें जो नारा दिया गया था वो कौन सा दिया गया था? करो मरो का नारा दिया गया था। अच्छा, पहली बार गांधी जी ने हिंसा की बात की थी, और पहली बार इन्होंने कहा था कि ये कैसा आंदोलन होगा? ये एक प्रकार का उग्र आंदोलन होगा जो जिसमें हर वर्ग ने भाग लिया, और ब्रिटिश सरकार की इसमें क्या करती? नींव हिला दी थी। 1935 का अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? 1935 का जो अधिनियम था ये इसमें क्या था? जो प्रांतीय स्तर पे जो द्वैध शासन शुरू किया था उसको तो क्या कर दिया? इसने खत्म कर दिया। अब इसने क्या किया? केंद्र सरकार पे द्वैध शासन है उसकी शुरुआत की थी इसके अंतर्गत। समझ में आ गया आपको? और जो इसमें संघीय शासन की योजनाएं थी लेकिन वो कभी लागू नहीं हो सकती। तो इसमें क्या था? केंद्र स्तर पर आपके द्वैध शासन है वो किसमें शुरू होता है? 1935 के अंदर अधिनियम के अंतर्गत शुरू होता है। अगले वाला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के अनुसार भारतीयों को कौन से अधिकार मिले? तो कौन से अधिकार मिले? भारतीयों को प्रांत में मंत्री बनने और सीमित रूप से प्रशासन चलाने का अधिकार मिलता है। तो भारतीयों को जो प्रांत में खुद के निर्वाचित होने का तथा अपना प्रशासन चलाने का अधिकार मिला। पहली बार ये अधिकार मिला कि प्रांत में वहाँ के लोग चुनकर आ सकते हैं और वो अपनी सरकार चला सकते हैं। साथ में मताधिकार का विस्तार हुआ और केंद्रीय सत्ता अभी भी ब्रिटिश हाथों में रही, और साथ के साथ कुछ सीमित लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग थे, कुलीन वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, उसको मत देने का अधिकार मिला। लेकिन जो केंद्रीय सरकार थी वो अभी भी किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथों में ही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विचारों में क्या अंतर था? तो कांग्रेस पूरे भारत के जन प्रतिनिधि और एकता की पक्षधर थी, बल्कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों को अलग राष्ट्र की मांग करती थी, जिससे हिंदू मुस्लिमों के संबंध बिगड़े। तो देखो सीधी बात है, कांग्रेस होती थी उसमें सभी जनप्रतिनिधि जुड़े हुए थे, लेकिन मुस्लिम लीग में सिर्फ वो मुस्लिमों के हक की बात करती थी। साथ के साथ इन्होंने हिंदू और जो मुस्लिमों को अलग राष्ट्र बनाने की भी मांग रखी थी। अगले वाला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा आपको जो नमक सत्याग्रह है वो कब देखने को मिला? 1930 में। और ये क्यों शुरू किया गया था? ये जो नमक पे जो कर लगाया जा रहा था उसके विरोध में इन्होंने ये जो आंदोलन शुरू किया, क्योंकि नमक है वो हर व्यक्ति की एक ज़रूरत होती है और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और उस पर भी अगर कर लगा दिया जाएगा तो क्या होगा? अब बहुत ज़्यादा
मतलब लोगों पे समस्या, क्योंकि उसमें वैसे ही अकाली गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो उस पर भी कर लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने समस्या खड़ी होगी। तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने दांडी से अपना जो विरोध है वो शुरू किया और शांतिपूर्ण तरीके से साबरमती से दांडी पहुँचे। दांडी के जो गुजरात के अंदर है वहाँ पर अपना नमक का निर्माण किया खुद से। तो इससे क्या हुआ, ये एक सत्याग्रह की शुरुआत हुई जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से जो सरकार के जितने नीति और नियम थे उनको क्या किया, उल्लंघन किया गया। अगले वाला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विशेषता क्या थी। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यही विशेषता थी, ये कैसा था, लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता था, साथ में अहिंसात्मक होता था कि हर व्यक्ति का उसमें जन जुड़ाव आपको देखने को मिलता था, साथ के साथ जन आधारित और समाज के हर वर्ग को साथ में लेने वाला था, जिसमें महिलाएं, किसान, मजदूर और युवाओं की भागीदारी भी सक्रिय रूप से देखने को मिलती थी। ये हो गई आपकी यूनिट फर्स्ट रिवाइज। अपन बात करें यूनिट नंबर सेकंड की तरफ, संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो आपको पता है भारत में संविधान सभा का गठन है वो 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद में इसकी योजना बनी और उसके बाद में प्रांतीय और जो विधानसभा चुनाव द्वारा निर्वाचित हुए लोगों के द्वारा संविधान सभा का क्या हुआ, गठन होता है। और पहली बार संविधान सभा वो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंकित किया गया। और संविधान को कब लागू किया गया भारत में, 26 नवंबर 1949 को। समझ में आ गया आपको। और अपनाया गया था 26 नवंबर को, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अपनाना और लागू करना दोनों में अंतर है, समझ में आ गया। और संविधान सभा का गठन कब होता है, 1946 में इसका गठन होता है। अगले वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य मूल्य कौन से हैं। तो कौन से प्रस्तावना में मुख्य मूल्य दिए गए, तो कौन से शब्द दिए गए हैं, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य के साथ साथ न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा बंधुत्व जैसे मूल्य शामिल हैं। तो इसमें क्या, संप्रभु क्या होंगे, हम एक संप्रभु देश है, मतलब जहां पर हर व्यक्ति की क्या है, अपनी एक विशिष्ट पहचान है। समाजवाद, समाज के हर व्यक्ति को सामाजिकता का, सामाजिक न्याय का क्या मिलेगा, अधिकार मिला हुआ है। धर्मनिरपेक्षता, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें कोई भी एक धर्म को नहीं माना जाता, सभी धर्म हमारे लिए समान है। लोकतंत्र का तो आपको पता है। गणराज्य क्या कैसा होता है, जहां पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर अपनी सरकारें चलाते हैं, दोनों एक दूसरे की शक्तियों का विभाजन होता है, समझ में आ गया। लेकिन गणराज्य के अंदर आपको पता है राज्य वो अपना गण को या राज्य को, देश को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है, समझ में आ गया। साथ के साथ कुछ अन्य भी शब्दों का प्रयोग किया गया, न्याय, स्वतंत्रता व समानता व बंधुता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना में 4 शब्दों को भी पूछ सकता है आपको, और ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। अगले वाला है, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। संघीय व्यवस्था क्या होती है, केंद्र शासित। संघीय व्यवस्था में आपको केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका मुख्य रूप से देखने को मिलती है, दोनों की शक्तियों में विभाजन होता है, समझ में आ गया। भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र मजबूत है, तो भारतीय जो संघीय व्यवस्था उसमें केंद्र मजबूत है। अब अमेरिका की बात करोगे ना, वहां पर केंद्र के साथ राज्य भी ज्यादा मजबूत हैं, समझ में आ गया। राज्य चाहें तो अपने आप को छोड़कर बाहर जा सकते हैं, राज्य अपने खुद के नियम बना सकते हैं, राज्यों के अधिकार बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन भारत में ज्यादा अधिकार किसको मिले, केंद्र में मिले हुए हैं, जिससे क्या होता है, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में देखने को मिलता है। केंद्र सूची होती है आपकी, सूची होती है जिसमें केंद्र हो गया, केंद्र से संबंधित मुद्दे देखने को मिलते हैं, जिसमें न्याय हो गया, आपका सेना हो गई, कर हो गई, ये सब चीजें उसमें देखने को मिलती है। अगली वाली सूची होती है जिसमें राज्य को अपने जो फैसले लेने का अधिकार होता है, जैसे कृषि हो गई, पुलिस हो गई, ये सब अधिकार। और तीसरी को सीमावर्ती सूची, जिसके अंदर दोनों को अपना फैसले ले सकते हैं, कोई दोनों में से कोई भी चाहे वो अपना फैसला ले सकता है, स्वतंत्र होते हैं दोनों। तो ये 3 सूचियों में इसमें आपको विभाजन किया गया है, और इसमें ज्यादा अधिकार किसको मिले, केंद्र को मिले हैं। मौलिक अधिकारों का क्या उद्देश्य होता है, तो मौलिक अधिकार, जो भारत में मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक। पहले जो मौलिक अधिकार हुआ करते थे वो आपको 7 हुआ करते थे, अब जो हटाकर कितने बचे हुए हैं, सिर्फ मात्र 6 बचे हुए हैं इसमें से, समझ में आ गए। इसमें से जो संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार हर नागरिक की स्वतंत्रता की बात करते हैं, मतलब हर नागरिक है उसको वो अपने अपने अधिकारों को, स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध। अगले वाला है आपको सामाजिक व सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकार और संवैधानिक उपचार। तो ये सारे के सारे जो भारत को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो किसके लिए मिले हैं, ये हर नागरिक को स्वतंत्रता की बात करते हैं। साथ में वे व्यक्ति के राज्य के दमन से रोकते हैं, मतलब जो केंद्र में सरकार है या राज्य में जो सरकार है वो इतनी दमनकारी नहीं हो जाए, इतना लोगों को परेशान नहीं कर सके, उससे क्या होंगे, लोगों को भी कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं।
और लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो ये क्या करते हैं, लोकतंत्र में जो लोग हैं, वही लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोगों की भागीदारी। तो सबसे ज़्यादा लोगों की भागीदारी हमें किसके द्वारा देखने को मिलती है, लोकतांत्रिक मूल्य जो हमारे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उससे हर व्यक्ति अपनी आवाज़ वो उठा सकता है। अगले वाला क्या है, नीति निर्देशक तंत्र। तो देखो नीति निर्देशक तंत्र क्या होते हैं, ये वो नियम कायदे बनाए गए जिन्हें राज्य के द्वारा मतलब एक आदर्श राज्य बनाने के लिए लागू करना जरूरी होता है। समझ में आ गया। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तंत्र है ये न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत मतलब अगर इसमें ऐसे कानून है कि एक स्वतंत्र जो राज्य है उसको लोगों को रोजगार के जो मौके वो देने चाहिए, समझे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि रोजगार के, अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, कभी मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जैसे कोरोना हो गया उस समय में नहीं कर पा रही है, तो क्या हो गया, उस पर आप कोर्ट में नहीं जाके खड़े हो सकते, नहीं कर सकते भाई सरकार का तो ये वादा था सरकार ने किया नहीं। तो जो राज्य नीति निर्देश तंत्र ये क्या होते हैं, न्याय संगत आपको नहीं होते हैं। और ये किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं आपकी सामाजिक और आर्थिक न्याय की, मतलब सामाजिक न्याय मिले लोगों को और आर्थिक पैसे के आधार पर भी न्याय मिल सके और एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर सके जिससे हर व्यक्ति का जीवन स्तर वो अच्छा रहे। अगले वाला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। तो जो राष्ट्रपति है भारत में वो संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संवैधानिक प्रमुख होता है और एक व्यक्ति होता है आपका सरकार का प्रमुख होता है। दोनों में अंतर समझाऊंगा। संवैधानिक प्रमुख वो व्यक्ति होता है जिसको संविधान के द्वारा प्रमुख चुना जाता है, जिसके पास अधिकार शक्तियां तो कम होती हैं लेकिन उसके नाम पर ही सारे के सारे कार्य किए जाते हैं। तो भारत से बाहर जितनी भी कोई ट्रीटी हो गई, कोई क्या बोला जाता है, जितने भी कार्य किए जाते हैं बाहर से बाहर, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। समझ में आ गया। वो संसद का हिस्सा होता है, संसद का एक भाग होता है। राष्ट्रपति आपको पता है संसद का एक भाग होता है, विधेयकों पर हस्ताक्षर अध्यादेश जारी कर सकता है और प्रधानमंत्री को सलाह दे सकता है। तो सारे के सारे कार्य किसके होते हैं, आपके राष्ट्रपति के होते हैं। अगले वाले बात को प्रधानमंत्री की। तो आपको पता है प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री आप हमारे देश का किसका प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है, जिसके पास सबसे अधिक शक्तियां होती हैं। समझ में आ गया। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है, मंत्रिपरिषद और सरकार का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति को सलाह देता नहीं है, लेता है राष्ट्रपति से। ये गलत लिखा गया यहाँ पे। संसद में सरकार का नेता होता है, संसद में जो सरकार होती है उसका प्रमुख नेता होता है। नीतियों निर्माण व क्रियान्वयन में उसका प्रमुख स्थान होता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर होता है। तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद का छोटा और शक्तिशाली समूह होता है। तो कैबिनेट कौन होता है, जैसे देखो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में कितने मान लो एग्जांपल 60 लोगों को चुन लिया, तो अब प्रधानमंत्री सभी 60 लोगों से तो बातें नहीं कर सकता, तो उसमें से वो क्या करता है, गिने चुने जो उसको पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं 10 से 15 लोगों को क्या कर लेता है, अपने कैबिनेट में रख लेता है या उससे भी कम कर सकता है, जिससे क्या हो सके उसकी वो आसानी से उन लोगों से बात कर सके। और वो लोग क्या करते हैं, सारे के सारे मंत्रालयों की जानकारी रखते हैं। समझ में आ गया। जो मुख्य निर्णय लेते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट, राज्य उप मंत्री होते हैं। समझ में आ गया आपको सारी की सारी चीजें। कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद का भी छोटा भाग होता है। भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। तो भारतीय सदन है उसके 3 भाग होते हैं, अच्छे से याद कर लेना। 3 भाग कौन से होते हैं भारतीय सदन के, राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद में आपका लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ गया आपको, ये 3 भाग होते हैं। तो इसमें सदन के 2 नाम पूछे, पहला लोकसभा होता है जिसको निचले सदन के नाम से जाना जाता है, अगला होता है राज्यसभा जिसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और आपके समय लोकसभा के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जनता वो चुनाव करती है और प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्षित रूप से होते हैं, जहाँ पर लोग हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से द्वारा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चुना जाता है आपको राज्यसभा के मेंबरों को। अगले वाला नेता प्रतिपक्ष का क्या महत्व होता है। तो देखो राज्य का जो सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब आपको पता है वैसा ही विपक्ष भी चुन के आता है, सारी सीटें सरकार को थोड़ी मिलती है, विपक्ष को भी मिलती है। तो विपक्ष का भी एक नेता प्रमुख बना दिया जाता है। उसको क्या कार्य होता है, वो सरकार के द्वारा जो नीति व नियम बनाए गए उनमें जो कमियां हो गई उनको उजागर करने का कार्य करता है। जनता की जो आवाज़ है वो अगर सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है तो उसको आवाज़ देने का कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या होता है, सरकार क्या है एकदम वो नहीं हो जाए, बिल्कुल भी अलोकतांत्रिक नहीं हो जाए, आपको
राजशाही जैसी व्यवस्था नहीं आ जाए, इसीलिए क्या क्या है, लोकतंत्र में आपको नेता प्रतिपक्ष की भूमिका दी गई, ताकि समय समय पर जो आवाज़ है वो उठती रहे सरकार के खिलाफ। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और भूमिका को बताइए। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब सबसे ऊंचा न्यायालय है। उसके द्वारा जो नियम कायदे दिए गए हैं भारत के हर व्यक्ति पर लागू होते हैं। ये अभिलेख न्यायालय भी बोला जाता है। इसके द्वारा जो जुरिडिक्शन दिए गए हैं वो आपको उसको एक किस किस तरीके रखा जाता है, एक दस्तावेज के रूप में रखा जाता है, जो आने वाले उन्हीं दिए गए निर्णयों के आधार पर और निर्णय भी दिए जा सकें। इसका क्या कार्य किया जाता है, ये संविधान का संरक्षक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, संविधान की रक्षा करने का कार्य किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है और केंद्र राज्य विवादों की भी सुनवाई करता है। तो ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, केंद्र राज्यों की सुनवाई कौन करता है, आपको विवादों की तो सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। अगले वाला प्रश्न है, न्यायिक पूर्वावलोकन क्या होता है। तो न्यायिक पूर्वावलोकन की जो शक्ति है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। मान लीजिए अगर 3 तलाक पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई जुरिडिक्शन दिया था, अब भविष्य में चाहे तो क्या कर सकता है, वो फिर से उस केस को खोलकर उस पर नया तरीके से उस समय की मांग के हिसाब से क्या कर सकता है, अपना फैसला दे सकता है। तो ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट है वो अपने कानून को, जो कानून बनाया गया है उसको क्या कर सकता है, उसको फिर से रिव्यू कर सकता है। उसको न्यायिक पूर्वावलोकन के नाम से जाना जा सकता है। अच्छा, एक चीज और होती है इसमें कि उसको क्या बोलते हैं कि अगर कोई विधायी पालिका है, जो संसद होती है, उसके द्वारा कोई कानून बनाया गया है और अगर वो कानून है जनता के हित में नहीं है, जनता के विरोध में जा रहा है, जनता का विरोध हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, उसको अच्छे से देख सकता है कि ये भारतीय लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार है या नहीं है। अगर उसको लगता नहीं है तो उसको असंवैधानिक करार दे सकता है। समझ में आ गया आपको न्यायिक पूर्वावलोकन। अगले वाला प्रश्न की बात करें, न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता क्या होती है, ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा ये। अगले वाला जनहित याचिका क्या होती है, पीआईएल क्या होती है। तो जनहित याचिका ना, ये क्या होती है, एक विधिक उपाय है, मतलब एक जुरिडिक्शन का तरीका होता है, जिसमें क्या होता है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक या संगठन या समाज का कोई भी वंचित वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। तो पीआईएल क्या होती है, इसमें क्या होगा। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, मौलिक अधिकारों के 4 उदाहरण दीजिए। तो 4 मौलिक अधिकार बताने, इसमें आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अगले वाले प्रश्न की तरफ बात करें, भारत में संविधान संशोधन के 3 प्रकार कौन से होते हैं। तो साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति होती है। तो साधारण बहुमत तो आपको पता है, कोई भी नॉर्मल होगा ना उसको संविधान बहुमत, जो साधारण बहुमत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा विशेष बहुमत से जो आपको संवैधानिक संशोधन होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और ऐसे संवैधानिक संशोधन जिसके अंदर राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे पंचायती राज लागू हुआ था उस समय, जीएसटी लागू हुआ है, तो जिन पे संविधान संशोधन पे राज्यों पर भी प्रभाव पड़े उसको, उसमें लगता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। अगले वाला प्रश्न है, भारतीय संसद के सदनों के 2 नाम होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है इसका। भारत में राज्य नीति निर्देशक तंत्र के 3 उदाहरण बताइए। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल नंबर 40 में आपको देखने को मिलता है ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना। न्यायिक पूर्वावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ एक पंक्ति में बताइए। संविधान विरोधी कानूनों को निरस्त करना और न्यायपालिका की जो शक्ति वो उसमें देखने को मिलती है। तो विधायी संसद के द्वारा कोई भी अगर कानून बनाया गया और वो भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है आपकी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। और भारतीय विधानसभा के 2 प्रमुख, संविधान सभा के 2 प्रमुख नेताओं के नाम बताए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी सभा के अध्यक्ष थे आपके सामने। केंद्र और राज्यों के न्याय के विवादों को कौन सुलझाता है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो सुलझाने का कार्य करता है। भारतीय जन याचिका पीआईएल से जुड़े 2 उदाहरणों का नाम बताइए। तो कौन सी है, पर्यावरण संरक्षण या झुग्गी झोपड़ियों के अधिकार, ये आएगा नहीं है प्रश्न आपके सामने। 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, भारत में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो उसका क्या कार्य होता है, उसका कार्य होता है भारत में
किस किस के चुनाव कराता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है, लोकसभा के कराता है और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराता है। अच्छे से याद कर लेना, लोकसभा के, राज्य विधानसभा के, राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। किसके नहीं करवाता है? अच्छे से सुना, नहीं करवाता है। किसके नहीं कराता है? पंचायत के नहीं करवाता है, नगर पालिका के चुनाव नहीं कराता है। समझ में आ गया? और साथ के साथ इसका क्या कार्य होता है? आदर्श चुनाव आचार संहिता उसको लागू करना और राष्ट्रीय जो पार्टियां होती है उसको नाम को राष्ट्रीय दलों को अनुमति देना और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्षता सुनिश्चित करना भी काम किसका होता है? आपका भारतीय जो चुनाव आयोग उसका कार्य होता है। अगले वाला प्रश्न है संघ लोक सेवा यूपीएससी की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा है, ये क्या है? आयोग है। ये एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान में किया गया है। और कौन से अनुच्छेद के तहत आती है? आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 315 के तहत ये क्या करती है? अपने कार्य करती है। इसमें सिविल सेवाओं में नियुक्ति और परीक्षाओं का संचालन का कार्य होता है। तो इसका क्या प्रमुख कार्य है? जो सिविल सेवाएं होती हैं उसमें जो बच्चों को चयन करने का कार्य होता है, साथ ही साथ भर्तियों की सिफारिश करती है और सरकार की सेवा विषय से सलाह देती है कि भाई अगर कोई भर्तियां हैं उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव करना हो गया, उनकी नियुक्तियां हो गई, ये सब कार्य किसके? संघ लोक सेवा के आयोग के कार्य होते हैं। भारतीय मानव अधिकार आयोग NHRC का क्या महत्व स्पष्ट कीजिए। तो NHRC यह क्या एक प्रकार की संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। और ये क्या? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई। तो इसका कब NHRC को किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो इसका बनाया गया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में इसको बनाया गया था। और ये किस किस पे कार्य करता है? ये मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों की जांच करता है। तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसके मानव अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, किसी समुदाय का हो रहा है, कोई व्यक्ति विशेष या संगठन का हो रहा है, तो उससे संबंधित उनकी जांच करता है, सिफारिशें देता है और मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ाता है। अब मानव अधिकार क्या होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है जिसको उत्पीड़ित किया जा रहा है, उसकी ना सरकार सुन रही है, ना पुलिस सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा है, तो वो क्या जाएगा? मानव अधिकार आयोग उसके पास जाएगा। तो वो क्या करेगा? ये भी एक बहुत शक्तिशाली आयोग है। इससे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो भी डरते हैं। क्यों? इसके पास वो शक्तियां हैं जो कोई भी व्यक्ति हो गई, कोई भी तंत्र हो गया, उसको अपने पद से पद खोने का तक का डर रहता है अगर वो अपनी रिपोर्ट सौंप दे तो, क्योंकि वे एक प्रकार की संवैधानिक संस्था के अंतर्गत ही आता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया और प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो राज्यपाल की जो नियुक्तियां हैं वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। और ये भी एक प्रकार का क्या होता है? संवैधानिक पद होता है। और जिस तरीके से राष्ट्रपति केंद्र में आपका क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी तरीके से राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति की तरह क्या करता है? विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है, मंत्रिपरिषद को की सलाह पर कार्य करता है। साथ के साथ आपको अगर जो सरकार अल्पमत में आ जाए राज्य की, तो उसको क्या कर सकता है? विधानसभा उसको क्या कर सकता है? भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह भी देता है राष्ट्रपति को। तो ये सब सारे के सारे अधिकार किसको होते हैं? राज्यपाल को अधिकार होते हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है और राजस्थान का राज्यपाल कौन है, ये भी बता देना आपको। मुख्यमंत्री की भूमिकाओं और शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। तो मुख्यमंत्री कौन होता है? ये राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। समझ में आ गया आपको? राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और वह मंत्रिपरिषद का नेता भी होता है। और वो क्या होता है? मंत्रिपरिषद होती है, उसका भी नेता होता है कौन? मुख्यमंत्री। समझ में आ गया? भाई मंत्रिपरिषद होती है, वही तो चुनती है, सरकार चुन के आई, मंत्री बने, उसमें उनके द्वारा ही तो मुख्यमंत्री को चुना जाता है। और साथ के साथ इसका प्रमुख कार्य होता है कि नीतियों का निर्माण करता है, विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करने का कार्य करता है, कि विधानसभा के अंदर जो सरकार में जो प्रतिनिधि होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है और प्रशासनिक कार्यों का संचालन भी करता है। तो सारे के सारे कार्य होते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद का प्रमुख हो गया, सरकार चलाने कार्य हो गया, नीति का निर्माण हो गया, प्रशासनिक कार्यों का संचालन होगा। सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्यमंत्री के अंतर्गत आते हैं और ये राज्य सरकार में कार्य करता है। राज्य विधानमंडल की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। तो राज्य विधानमंडल होता है, उसमें दो सदन होते हैं। कौन सी? विधानसभा होती है, जिसमें आप प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हो? आप उसके प्रतिनिधि उनको चुनते हो। तो एमएलए बोलते हैं ना, विधायक बोलते हो, वो विधायक
विधायक पालिका में बैठते हैं, जाकर चुनते हैं। विधान परिषद क्या होती है? हर राज्य में विधान परिषद आपको देखने को नहीं मिलती है, कुछ ही है जहाँ पर, जैसे आपका बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पर क्या विधान परिषद है। विधान परिषद क्या होता है? यहाँ पर जैसे राज्यसभा होती है वैसे ही केंद्र में, वैसे ही राज्य में विधान परिषद होती है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को चुना जाता है। समझ में आ गया? इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है राज्य विधानमंडल का कानूनों का निर्माण करना, बजट पारित करना और सरकार को उत्तरदायित्व बनाना, जनता के नीतियों व निर्माण पर कार्य कर सके। ये सारे कार्य किसके होते हैं? राज्य विधानमंडल के कार्य होते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना और उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। तो मंत्रिपरिषद में की जो अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, आपका राज्य परिषद का। इसमें कौन से मंत्री होते हैं? इसमें कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और उप मंत्री हो गए। कौन से मंत्री होंगे? कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे प्रमुख होते हैं, उनके नीचे राज्य मंत्री और उनसे नीचे कौन होते हैं? उप मंत्री होते हैं। ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। और सारा का सारा कैबिनेट हो गया, सारा का सारा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व रहता है? विधानसभा के उत्तरदायित्व रहता है। और केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहता है और कार्यपालिका संचालन का कार्य होता है। अगले वाला प्रश्न है, किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और क्या प्रभाव था? तो आपको पता है अनुच्छेद 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर है उसको विशेष राज्य का क्या था? दर्जा प्राप्त था। और उसमें क्या क्या था? उसको अलग कानून बनाने का अधिकार था और साथ के साथ अलग जो नागरिक थे उनको अलग प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। लेकिन इस अनुच्छेद 370 को 2019 में हटा दिया गया। अगले वाले प्रश्न की बात को, विशेष राज्य के दर्जे में भारत के संघीय संरचना पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के अतिरिक्त क्या मिलती है? उसको वित्तीय सहायता देखने को मिलती है और प्रशासनिक छूट भी देखने को मिलती है। तो जो विशेष राज्य का दर्जा जिनको मिलता है, जिन राज्यों को मिलता है, उनमें क्या होती है? उनको क्या मिलती है? वित्तीय सहायता, पैसे की ज़्यादा मदद मिलती है और प्रशासनिक छूट भी मिलती है, जिससे क्या हो सके? क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सके। तो जैसे मान लो आपको नागालैंड को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, मान लीजिए, तो उसको क्या होगा? अब उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसके विकास के लिए। भाई वो हो सकता है भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से तो थोड़ा पिछड़ा हो, तो उसको ज़्यादा अधिकार, प्रशासनिक रूप से भी ज़्यादा मदद मिलती है और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए तो आपने सुना होगा बिहार है वो क्या करता है? बार बार आपको उसको विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग करता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, कृषि सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो जो 2020 में 3 कृषि कानूनों में किसानों को मंडी से बाहर की फसल बेचने की अनुमति दी थी। मतलब ठेके के ऊपर कृषि सुधारों की बात की गई थी। समझ में आ गया? लेकिन इसे क्या कर दिया? बाद में रद्द कर दिया गया। अगले वाला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो भारत में क्या है? अभी बहुदलीय जो प्रणाली है वो देखने को मिलती है। बहुदलीय प्रणाली क्या होती है? जिसमें एक से अधिक दल है वो क्या कर सकते हैं? चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, आपकी अगर हरियाणा में जो तो आरएलपी हो गई, राजस्थान के अंदर ये जो कौन सी आरएलपी है क्या, ये वाली हो गई। तो ये जितनी भी हैं अलग अलग प्रकार की क्षेत्रीय पार्टी होती है। तृणमूल कांग्रेस हो गई वहाँ पर बंगाल के अंदर, और समाजवादी पार्टी हो गई आपके यूपी के अंदर। तो क्षेत्रीय दल भी होते हैं और जो आपके केंद्र पे जो दल होते हैं, केंद्रीय दल भी देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? राष्ट्रीय दल भी देखने को मिलते हैं और क्षेत्रीय दल भी देखने को मिलते हैं बहुदलीय व्यवस्था में। ये विधि पूर्वक समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। तो इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही दल होगा तो लोगों की बात ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी। बहुदलीय व्यवस्था होती है तो इसमें एक से अधिक दल होते हैं और लोगों की आवाज़ है वो और मुखर रूप से लोगों के पास पहुंच पाती है। इसमें राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन की मजबूरी और विचारधारा की असंगति भी उत्पन्न होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि नुकसान क्या हो गया? अगर सरकार है, एक से अधिक दल होंगे तो लोगों के पास विकल्प ज़्यादा होंगे और इससे क्या हो सकता है काफ़ी बार सरकार है वो बहुमत में ना आए और सरकार को गठबंधन करना पड़े किसी और पार्टी के साथ। एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़े और 2 आदमी जेठे रहेंगे उठे तो बर्तन बाजेंगे और बर्तन बाजेंगे तो क्या हो सकता है? सरकार अस्थिर हो सकती है। गठबंधन टूटते भी बहुत बार हम देखते हैं। तो इससे क्या होता है? लोगों के जो मत है उसकी वैल्यू नहीं रह पाती है।
अगले वाला बात है क्षेत्रीय दलों की राजनीति में भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनकी जो क्या भूमिका होती है आपकी राजनीति के अंदर। तो क्षेत्रीय दल होते हैं, इनका क्या कार्य होता है। क्षेत्रीय दल हो गए, जैसे कि बंगाल की बात करूँ, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस है। अब उसका क्या कार्य होगा भाई, क्षेत्रीय दल उसको पता है कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ना नहीं है, मुझे तो बंगाल पे ही चुनाव ज़्यादातर फोकस करना होता है। तो वो क्या करेंगे, अपने राज्य को, अपना जो क्षेत्र उसको ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उस राज्य में ज़्यादा विकास होता है क्षेत्रीय दलों के द्वारा। लेकिन क्षेत्रीय दल है वो क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता देते हैं और केंद्र सरकार में भूमिका निभाते हैं। तो यही होता है, वो क्षेत्रीय मुद्दों को ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से बताते हैं। ये सामाजिक न्याय, संस्कृति, पहचान और संघीय ढांचा को मजबूती में सहायक होते हैं। तो इनमें क्या फायदा होता है, सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, संस्कृति, सभी लोगों को संस्कृति में पहचान मिल सके और संघीय ढांचा वो और मजबूत हो सके, ये आपको इसमें मदद मिलती है। अगले वाले प्रश्न की बात को, राज्य विधान परिषद की स्थापना प्रक्रिया और कार्यों पर बात कीजिए। तो राज्य विधान परिषद है, उसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है, 169, उस जो अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 169 के अंतर्गत आपकी राज्य विधान परिषद उसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। इसमें राज्य विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर होती है ये, और इसका ये किसका भाग होती है, द्विसदनीय विधायिका के भाग होती है। तो एक विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। समझ में आ गया आपको। संविधान और संवैधानिक आयोगों के मध्य में अंतर समझाइए। तो संवैधानिक आयोग संविधान द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे यूपीएससी होगा, ईसीआई होगा। देखो संवैधानिक आयोग तो संवैधानिक आयोग होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें जिनका उल्लेख जब संविधान बनाएगा तभी उनके अंदर उनका उल्लेख कर दिया गया था। जैसे कि यूपीएससी हो गया, आपका एसीआई हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, और कैग वगैरह हो गया। लेकिन संविधिक आयोग कौन से होते हैं, वो आयोग होते हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा कानून व अधिनियम बनाकर बनाया गया है। जैसे NHRC भारतीय मानव अधिकार आयोग है, वो किसके अंतर्गत आता है, संविधिक आयोग के अंतर्गत आता है। संवैधानिक आयोग होते हैं वो अधिक स्वायत्त और शक्तिशाली होते हैं। तो भाई ये क्या होते हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और ज़्यादा के ज़्यादा क्या होते हैं, आपके शक्तिशाली, पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनका भाई पद पहले से बता दिया गया था संविधान के अंदर, और इनको हटाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और संविधिक को तो आप अधिनियम को रद्द करके आप क्या कर सकते हो, हटा भी सकते हो। भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है, आर्टिकल नंबर 368 के तहत है, और संविधान में संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगले वाला प्रश्न है, राज्य नीति निर्देशक तंत्र है, डीपीएसपी किस भाग में वर्णित किया गया है। तो भाग नंबर जो 4 होता है उसमें डीपीएसपी आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। और मौलिक कर्तव्य किस में होते हैं, 51A में देखने को मिलते हैं, भाग नंबर 4 के A नंबर भाग में। समझ में आ गया आपको। और जो भाग नंबर 3 होता है उसमें कौन देखने को मिलता है, मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं 12 से 35 तक। और ये जो आपके हैं ये आपके 36 से लेकर 51A तक देखने को मिलते हैं, 51 तक, सॉरी, ए में तो मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। अगले वाला है, भारत में राष्ट्रपति का कितने साल कार्यकाल होता है, 5 साल का होता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो राज्यसभा व संसद का उच्च सदन के नाम से हम जानते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, 1951-52 में भारत में पहला उपचुनाव देखने को मिला था। भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी, 7 नाम समिति के द्वारा की गई थी। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और अगले वाला प्रश्न है, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की किस शहर में, नई दिल्ली में है, और ये दे रखा बाकायदा, उसको बाहर भी शिफ्ट किया जा सकता है अनुच्छेद के तहत। विपक्ष के नेता का दर्जा किस आधार पर मिलता है, तो किस आधार पर मिलता है, न्यूनतम 10% सीट मिलनी चाहिए। जैसे 550 सीटें हैं उसमें से किसी भी पार्टी को 55 सीटें आनी चाहिए। 55 सीटें से अगर ज़्यादा किसी के पास होंगी, उसी जो दल होता है उसको क्या बना सकता है, अपना विपक्ष का नेता बना सकता है। तो ये तो था आपका यूनिट नंबर 3, उसका भी कंप्लीट रिवीजन करा दिया मैंने। आपके बड़े वाले प्रश्न भी करवाता हूँ और छोटे वालों में भी छोटे वाले प्रश्न करवाता हूँ आपको। अगले वाला है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य होता है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या तात्पर्य होता है,
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी राज्य किसी धर्म विशेष के पक्ष नहीं लेता। तो कोई भी राज्य वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है और सभी धर्मों को क्या देता है, समानता का अधिकार देता है। चाहे मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, चाहे पारसी ईसाई कोई भी धर्म हो, सभी धर्म उनके समान अधिकार हैं और सभी लोगों को जो संस्कृति है, उनकी जो धर्म है उसकी रक्षा करने की बात करता है। और यही चीज़ें हमारे संविधान के मूल ढांचे में क्यों है, क्योंकि प्रस्तावना में इनको उल्लेख दे रखा है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि किस प्रकार की गई। तो भारत में जो अनुच्छेद नंबर 42 के अंतर्गत आपको जो 42वें संविधान संशोधन हुआ 1946 में, उसमें आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको किस में जोड़ा गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और इसमें क्या बताया गया कि भारत है वो इस सभी धर्मों के प्रति अपनी तटस्थ विचारधारा को रखता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, क्षेत्रीय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कि क्या चुनौतियां क्या है। तो क्षेत्रीय भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था उसमें क्या होती है, ये क्षेत्रीय एकता को कमजोर करती हैं, जिसमें क्या भाषाई सांस्कृतिक व आर्थिक आधार पर अलगाववाद देखने को मिलता है। तो आपको पता है अब जो तमिलनाडु हो गया, आपके सामने जो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अब उसमें वो किस पे लड़ाई चल रही है, उनकी पहले जातिवाद पे तो थी, अब वो लड़ाई कर रहे हैं भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर लड़ाई देखने को मिलती है। तो क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, वो अपनी फायदा उठाने के लिए, खुद को राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों में क्या करते हैं, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर और आपकी जो आर्थिक आधार पर लोगों को बांटने का कार्य काफी बार करते हैं। तो समझ में आ गया, ये सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं इनके सामने। जातिवाद का भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जातिवाद है, इससे राजनीतिक विभाजन देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, लोगों के जो प्रमुख मुद्दे होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं, लोग जातियों को अपना वोट बैंक की तरह कार्य करते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं वो। इससे क्या होती है, जो सामाजिक असमानता है वो देखने को मिलती है। साथ ही साथ लोकतंत्र की जो निष्पक्षता और समानता की सोच है वो पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पाती है। अगले वाला प्रश्न है, सांप्रदायिकता किस प्रकार लोकतंत्र के लिए खतरा बनती है। तो जो सांप्रदायिकता होती है आपकी, उसका कार्य क्या था, सांप्रदायिकता क्या करे, लोगों में धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का कार्य करती है, जिससे दंगे, हिंसा व सामाजिक विघटन देखने को मिलता है। तो जो सांप्रदायिकता होती है उससे क्या होता है, जो लोगों में धर्म के आधार पर बांटने का कार्य करती है। काफी बार समझ में आ गया, संप्रदाय हो गए ना, जैसे हिंदू मुस्लिम के आधार पर दंगे वगैरह देखने को मिलते हैं ना, वो सांप्रदायिकता के आधार पर ही होते हैं। इससे दंगे, हिंसा व सामाजिक विघटन होता है। और जो लोकतंत्र की जो अवधारणा है, धर्मनिरपेक्ष रहना, हर धर्म के प्रति अपनी वफादारी निभाना और समावेश की भावना, सभी लोग एक साथ भाईचारे के साथ रहें, उसको क्या होती है, वो उसको उल्लंघन होता है इस चीज से। अगले वाला प्रश्न, नक्सलवाद का उद्भव और कारण क्या है। तो नक्सलवाद क्या था, नक्सलवाद उस क्षेत्र में देखने को मिलता है जहां पर लोग हैं अपनी भूमि, अपने अधिकार व गरीबी व शोषण के खिलाफ और विकास के हुए असमानता में लड़ाई लड़ते हैं। जैसे कि कोई एक क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, उस क्षेत्र में पेड़ थे, मतलब बहुत ज़्यादा जंगल था, अब जंगलों के नीचे क्या निकल गया, कोयले की खानें निकल गई। तो सरकार ने क्या किया, वहाँ से कोयला निकाला। अब क्या हुआ, वहाँ का एक तो पर्यावरण चला गया, तो वहाँ के लोगों की जो आजीविका थी वहाँ से चली गई। दूसरी बात, वहाँ से कोयले से जो प्रदूषण हुआ उससे वहाँ के लोगों को क्या हुआ, बीमारियां वगैरह होने लगी। तो उस क्षेत्र में विकास के नाम पर उन लोगों को कुछ मिला नहीं और उनका पर्यावरण भी चला गया और उनको स्वास्थ्य भी चला गया। तो वो लोग क्या होते हैं, हार कर अपने आप को, वहाँ पे सरकार उनकी कोई मदद नहीं करती है, खुद की जेब भरती रहती है, तो वो लोग क्या आ जाते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं और हथियार उठा लेते हैं। हिंसात्मक जब आंदोलन करने लग जाते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। और यही याद रखना है, वो आंदोलन कैसे होते हैं, सशस्त्र, मतलब वो लोग हैं सरकार के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ाई करने में विश्वास रखते हैं। नक्सलवाद भारतीय राजनीति के लिए कैसे चुनौती है। तो नक्सलवाद भारतीय जो राजनीति उसके लिए कैसे चुनौती है, ये आतंकवाद, सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव व सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। तो इससे क्या होता है, एक तो आतंकवाद फैलता है, समझ में आ गया, लोग हैं वो सरकार के खिलाफ अपने जो हक की लड़ाई के लिए अस्त्र उठाने से चूकते नहीं हैं। साथ के साथ सामाजिक एकता थी जो लोगों के बीच में, वो भी भंग होती है। और जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है जो सुचारू ढंग से नहीं चल पाती है, ये डर क्या करता है, और अस्थिर फैलाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है। तो क्या होता है, लोगों के अंदर डर और भय फैलने लग जाता है कि अब ये क्या हो, ये लोग क्या राज करने लग जाएंगे। वो लोग क्या आते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मानने से मना कर देते हैं, सरकार की नीतियों को मानने से मना कर देते हैं। इससे इसका प्रभाव समाज के अन्य वर्गों पर भी पड़ता है। अगले वाला, पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय ग्रामीण स्वशासन के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या आता है, सबसे निचला स्तर
पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो ये त्रिस्तरीय स्तर पर कार्य करती है आपके सामने। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 40 के तहत इसको राज्य नीति निर्देशक तंत्रों में भी डाला गया है। और संविधान का जो 1973 का जो संविधान संशोधन हुआ था 76वां, उसमें इसकी 73वां संविधान संशोधन के तहत इसकी बात की गई थी पंचायती राज की। 1992 में तो हुआ था, सॉरी मैंने 73 बता दिया, 73वां संविधान संशोधन है 1992 के अंतर्गत। तो यह संशोधन क्या करता है? ये संशोधन ने पंचायती राज जो व्यवस्थाएं थी उनको किसका दर्जा दिया? उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें महिलाएं, पिछड़े वर्ग और उनको आरक्षण दिया गया, वो भी क्या कर सकें, अपने जो सबसे नीचे की व्यवस्था होती है पंचायती राज, वहाँ पर अपना क्या कर सकें, अपनी राजनीतिक भागीदारी दिखा सकें। अगला है 74वां संविधान संशोधन 1992 की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया। इसमें 3 प्रकार के निकाय देखने को मिलते हैं, नगर निकाय की व्यवस्था और नगर विकास को सशक्त बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। तो 1974 में जो संविधान संशोधन किया गया वो किससे संबंधित था? आपका नगर पालिकाओं से और नगर विकास के लिए था, कि भाई गाँव के लिए तो आपने बना दिया पंचायती राज, तो शहरों के लिए क्या बनाया हमने? नगर पालिकाएं हैं, नगरीय विकास देखने को मिलता है। तो ये तो था आपका जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित जितने भी छोटे वाले प्रश्न थे सारे के सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए। कैसा लगा वीडियो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। यहीं से लगभग मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया कि लगभग प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।